आज आपने एक प्रश्न पूछा कि सर 12वीं के बाद की तैयारी कैसे करें, उसका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। जब हम 12th कर लेते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत गोल्डन टाइम आता है। वो गोल्डन टाइम जो हमें बहुत ही मोटिवेट रखता है। हम ग्रेजुएशन में जाते हैं और इसी समय हम भारत की प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में हम बात करना शुरू कर देते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारत प्रशासनिक जो सेवा है हमारी भारतीय, वो हमें एक बदलाव, एक चेंज लाने की पावर देती है। जनरली 12th के बाद जो यूथ होते हैं उसमें से बहुत बड़ी संख्या आज की डेट में जो अवेयरनेस है उनके पास वो बहुत बड़ी है। और वो अवेयरनेस इतनी बड़ी है जहां पर वो बेसिकली इस तरफ मोटिवेट होते हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। वो अपनी कंट्री को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि हमें सिर्फ पैकेज नहीं लेना है, हमें समाज में बहुत बड़े परिवर्तन भी लेकर आने हैं। तो निश्चित रूप से जब हमारे पास इतना बड़ा मोटिवेशन होता है, जब हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, तो हमें तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। जब हम तैयारी करने जाते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम हमारा आफ्टर 12th होता है। आफ्टर 12th की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हमें अपना ओरिएंटेशन भी तय करना होता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी यूपीएससी की पढ़ाई का टाइम टेबल भी हमें बनाना पड़ता है। और किस तरह से हम अपने इन 2 और 3 सालों का अगर हम तैयारी करना चाहें 21 साल होते होते किस तरह से हम अपने फंडामेंटल स्ट्रांग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 12वीं के बाद 2 साल की तैयारी का टाइम टेबल क्या होगा। 1 साल आप रिजर्व के रख सकते हैं जहां पर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए अपने आप को बहुत तराशते हुए अपनी गलतियों को दूर करते हुए आप तैयारी के अगले स्तर पर पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं यहां पर। जब आप 12th कर चुके होते हैं, राइट, अगर जब हम 12th कर चुके होते हैं तो हमें एक ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। कई बार जब हम बात करते हैं यानी जीवन का उद्देश्य क्या है, तो पहले के समय में देखा जाता था कि स्टूडेंट जब ग्रेजुएट हो जाता था, जब ज्वाइंट फैमिलीज का एक चलन हुआ करता था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, कोई ऐसा बर्डन नहीं हुआ करता था कि आर्थिक रूप से आपको सक्षम होना है, आर्थिक रूप से आपको स्थापित होना है। तो उस समय ये चीज़ें उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। 12th के बाद आदमी को लगता था कि वो ज़िंदगी जी ले। बट धीरे धीरे 1991 के बाद से जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ने ग्रो करना शुरू किया और 2000 के बाद से जब हमारे यहाँ कॉम्पिटेटिवनेस यानी प्रतियोगिता बहुत बढ़ने लगी, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन लेना हो, चाहे जॉब पाना हो, चाहे वो अच्छे कॉलेजेस में अपनी सीट को बुक कराना हो, सभी जगह एक बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन आने लगा। कंपटीशन और अपॉर्चुनिटी बड़ी आई, पैकेजेस बहुत बड़े हुए, सुनहरे सपने आए। आज की डेट में 25 साल 26 साल का यूथ अपने लिए मकान ले पाता है, गाड़ी ले पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो कॉम्पिटेटिवनेस उसको अपॉर्चुनिटी भी बहुत देती है। यानी अब जो दायरा है, अब जो पढ़ाई करने का तरीका वो बदल चुका है। अब हम 12th के बाद ही अपने आप को एक तैयार करना शुरू कर देते हैं। और अगर जो पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, हमारे पास बहुत से पेरेंट्स के फोन आते हैं कि हम कैसे अभी अपने बच्चे को तैयारी कराना शुरू कर दें, तो वो बहुत अवेयर होते हैं, वो जानते हैं कि ये जो प्रतियोगिता है बहुत ज़्यादा है और प्रतियोगिता के साथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आज एक सामान्य परिवार का बच्चा भी तैयारी करके अपने आप को तैयार करके अपने जो भी कमियां उसको दूर कर सकता है और एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। यानी आफ्टर 12th को तैयारी के बाद अगर हमारी स्थिति हो, चाहे आप किसी बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक आयाम देना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th आज की डेट में बहुत लोग अवेयर होते चले जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अभी इसको अवेयर नहीं है, जिनको बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनके परिवारों में इस तरह का माहौल नहीं है जहां कि वो आने वाले समय के कॉम्पिटेटिवनेस को समझ सकें, उसको डील कर सकें। ऐसे स्टूडेंट जब आफ्टर ग्रेजुएशन पहुंचते तब तक वो उनके लिए बहुत कंपटीशन बढ़ चुका होता है और बहुत लंबा प्रेशर होता है। नतीजा आपने देखा हो, कई बार उनके कई अटेम्प्ट खराब होते हैं, तब जाकर उनको समझ में आता है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वो अपनी तैयारी के 3 साल 4 साल लगाने के बाद उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां वो शायद पहले ही पहुंच सकते थे। तो हमें जो समय लगना है, जो तैयारी करनी है, वो एक सुनिश्चित समय है। अब हमें यह देखना है कि हमें तैयारी की शुरुआत कब से कर देनी है। तो आफ्टर 12th आप अपनी पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के उद्देश्य को ढूंढें कि मुझे भारतीय सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करनी है, क्या मेरा पर्पस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का, और कैसे मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता हूं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूं, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करा सकता हूं। इसके बाद आप अपनी तैयारी को शुरू करें। तैयारी को जब हम शुरू करते हैं, तो जब हम तैयारी यानी प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो प्रिपरेशन में आप इस पूरे सेगमेंट को 3 स्टेज में बांट दें, 3 स्टेजेस, जिसमें फर्स्ट 2 स्टेजेस जो हैं
उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, यानी प्रिपरेशन स्टेज हो गया, प्रिपरेशन स्टेज। और जो थर्ड स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है उसको रिफाइनिंग स्टेज कहते हैं, रिफाइनिंग स्टेज। क्या मतलब होता है इसको तैयारी में, इसको क्या कहते हैं तैयारी में? इसका सीधा सा फंडा होता है कि जो पहले दो स्टेज हैं वहां पर हम तैयारी करेंगे। इन पहले दो स्टेजेस में हम फर्स्ट स्टेज में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, यानी बेसिक्स करेंगे, अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड स्टेज में, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, सेकेंड स्टेज में मेंस, और जिसे हम लोग सीरियस यानी टू द पॉइंट यूपीएससी रिक्वायरमेंट मेंस के हिसाब से हम तैयारी, मुख्य परीक्षा की तैयारी कहते हैं, उसको कहते हैं। थर्ड स्टेज होता है जहां आप रिफाइनमेंट करते हैं, यानी आंसर राइटिंग, अपने आप में गलतियों को छांटना, रिवीजन करना, जो चीजें छूट गई हैं उसको अच्छे तरीके से करना, ऑप्शनल में डेप्थ क्रिएट करना, एस्से में अपने आप को एज देना, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना, बोलने की प्रैक्टिस करना, कपड़े पहनने से लेकर अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढना, डीएफ यानी डिटेल एनालिसिस फॉर्म की तैयारी करना, अच्छा खासा समय लेता है वो, उसको भरने की प्रैक्टिस करना, उसमें जो पॉइंट छूट रहे हैं उस पॉइंट्स को तैयार करना, उस पर रिसर्च करना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग स्टेज। यानी आपने जो पढ़ा, जो अभी तक आपने जाना, जो अपना बेस बनाया, उसको हम लोग कैसे रिफाइन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसको डिटेल में। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, राइट, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो फर्स्ट ईयर में आप बेसिक से शुरू करें। बेसिक यानी जो हमारे फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट। कई बार स्टूडेंट सीधे सीधे बड़ी बड़ी किताबें उठा लेता है और वहीं गलती हो जाती है। फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट में हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी राजव्यवस्था, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, और साइंस यानी विज्ञान। ये 5 सब्जेक्ट हमारे फंडामेंटल 5 कहलाते हैं। इन 5 सब्जेक्ट्स में आगे चलकर मेंस में इनके डेरिवेटिव्स आते हैं, राइट। जैसे एनवायरमेंट है तो वो ज्योग्राफी को बेस बनाकर निकलता है, साइंस को बेस बनाकर निकलता है। आईआर जो होता है वो ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिक्स करके आगे बढ़ता है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट के रूप में वो आगे डेवलप होता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर का पार्ट है वो हमारी ज्योग्राफी के पार्ट का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है। तो वहां इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिलकर जो है वो एग्रीकल्चर के पार्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो बेसिकली जब शुरुआत आप करें, जो फर्स्ट ईयर है वो 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट के साथ करें, और इसके लिए भी उसके बेसिक्स को समझे, जैसे एनसीईआरटीज, जैसे एनआईओएस को मिक्स कर दें, ठीक है। केवल एनसीईआरटीज नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ एनआईओएस, तमिलनाडु, इन सब बुक्स को जो है वो आप मिक्स करें, अपने बेसिक्स को तैयार करें। और यहां पर जो बेसिक पर्पस होगा वो सिलेबस को पूरा करना नहीं होता। बच्चों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो सीधे यूपीएससी का सिलेबस उठाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पहली कोशिश ये करेंगे कि आप अपने फंडामेंटल्स को अच्छा कर लें। फंडामेंटल्स को यानी कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ इट इज गोइंग, हाउ इट डेवलप। अगर मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा, हमारी पार्लियामेंट कैसे काम करती है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा, रादर दैन कि मैं लक्ष्मीकांत पर जाऊं और बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ूं और वहां पर जो है वो अपने आप को उलझता हुआ महसूस करूं। सो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमें जानना है हमारा समाज कैसे डेवलप हुआ, हमारी जो डेमोक्रेसी वो कैसे डेवलप हुई, अदर वे ऑफ रूलिंग्स क्या है, तो हम इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपको कोई रश आवर में नहीं जाना, भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको फर्स्ट ईयर में सीखते हुए जाना है। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में न्यूज़पेपर, राइट, आदत डालनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। कोई बहुत नहीं है कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं, उसको रटना है, नहीं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, थोड़ा थोड़ा लिखने, डायरी लिखना, एक दो इजी क्वेश्चन लिखना, इनको आप 15 मिनट 20 मिनट में आपने कुछ एक दो क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन बनाए और उनको लिखना शुरू किया। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसको आप लिख पा रहे हैं। और न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ने की आदत डालना, सिर्फ पढ़ लिया, लाइब्रेरी में जाकर कॉलेज की पढ़ लिया, कैंटीन में जाकर पढ़ लिया, बीच में कोई रिसेस है, टाइम मिल रहा है, वहां जाकर पढ़ लिया, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना है। तो आपका ये जो बेसिक है ये आपका होना चाहिए, और लगभग आप एवरेज 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम कॉलेज के बाद आप निकाल सकते हैं। 3 आवर्स निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 निकाल लें फर्स्ट ईयर में, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चीजें पढ़नी है। 1 घंटा आपने हिस्ट्री पढ़ ली, या 1 घंटा आपने ऑनलाइन क्लास कर ली,
आप कॉलेज में भी गए, बीच में टाइम मिल गया, रिसेस मिल गया, आपने न्यूज़पेपर हल्के हल्के पढ़ लिया, आपको बस पता चला डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अमेरिका के बारे में क्या कहा जा रहा है, इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, रशिया क्या कर रहा है, कोविड का क्या जो है, तो आपने हल्का हल्का सबके बारे में पढ़ लिया, आपको एक बेसिक जानकारी हो गई, तो आपके दिमाग में वो कंटिन्यूटी आ रही। अभी आपको कोई टास्क यानी कोई डिजायर नहीं है कि मुझे ये सिलेबस इतने दिन में पूरा करना है। सो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेज और ये रहा हमारा टाइम कि आप इतना मैनेज कर लें। जब छुट्टियां हो रही है कॉलेज में, जब वीकेंड पे छुट्टियां मिल रही, उस समय आप जो लैग है, मान लीजिए किसी दिन आपने 2 घंटा पढ़ा, आप लगातार 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको वीकेंड पे छुट्टियां मिल गई हैं या कॉलेज में बहुत ढेर सारी छुट्टियां भी होती, आपने उसको वहां पर पूरा कर लिया। उस दिन आपने 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा पढ़ लिया किसी वीकेंड पे संडे को, और उसको सारा जो है वो मेकअप कर लिया। तो इस तरह से एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। स्टूडेंट क्या सोचता है, कई बार ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि अभी हम क्या करेंगे, हम फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तब हम जो है तैयारी करना शुरू करेंगे। उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप, ठीक है, आपको अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का मौका मिलता है, आप पूरी लाइफ जीते हैं, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपने 12th क्लास में अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाया था, आप जोश में थे, 12वीं के बाद हमारी जो एनर्जी होती है बहुत हाई होती है। ये देखा गया कि कॉलेज की मस्ती में और तमाम तरह के ऑप्शंस और आते हैं, दोस्त कुछ और कर रहे हैं, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा है, तो हम कुछ कट ऑफ हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का चंक जो होता है वो तुरंत के तुरंत वापस सिविल सर्विसेज पर नहीं आ पाता, यानी 12th पे जो आपने पर्पस ऑफ लाइफ तय किया था वो आप हासिल नहीं कर पाते हैं, और आप बहुत लंबे समय बाद आपको याद आता है, अरे मैंने तो भारतीय सिविल सेवा का जो है वो सोचा था कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊंगा, आईएएस में जाऊंगा, आईपीएस बनूंगा। तो वो तब होता है जब आपका कोई साथी का, आपके क्लास में पढ़ने वाला कोई चुपचाप रहने वाला लड़का अचानक से एक दिन रिजल्ट आता है और देखा जाता है कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया। उस दिन आपको अचानक से याद आता है, अरे मैंने भी तो कसम खाई थी फर्स्ट ईयर में कि मुझे भी तो सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है। फिर आप वहां से वापस आते हैं और वहां तैयारी शुरू करते हैं, बट तब तक आप जो है वो अपने बेसिक फंडामेंटल से कट ऑफ हो चुके होते हैं, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। इस प्रक्रिया में टाइम आपको कम लगेगा। क्यों? अभी ये भी जान लो। अपनी 12th क्लास में आप अगर साइंस साइड से हैं तो साइंस पढ़कर आए होंगे, आप इकोनॉमिक्स से हैं तो आप इकोनॉमिक्स पढ़कर आए होंगे, आप अगर आर्ट से होंगे तो आप इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़कर आए होंगे, अभी ताजा ताजा आपके दिमाग में है। आपने एनआईएस पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, तो वो अभी आपको सिर्फ रिवीजन फॉर्म में लेकर जाना है, या आपको इस पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट ऐड ऑन करना है, और वो कंटिन्यूटी में स्मूथली सेल कर जाएगा, और वो दोबारा सुनते सुनते आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं, और वो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको साल 2 साल छोड़ देते हैं और तब आप जाकर किसी चीज को उठाते हैं, तो वहां से वो एक कट ऑफ हो जाता है और हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। ये एक बहुत छोटा सा फर्क होता है, लेकिन इस फर्क की कीमत बहुत बड़ी होती है। 1 या 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा हमें देकर यह काम करना होता है। आगे बात करते हैं और सेकेंड ईयर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ईयर का जो टाइम होता है वो हम मेंस के चारों पेपर यानी जीएस के 4 पेपर 1, 2, 3, 4 इस पर लगाते हैं, क्योंकि अब हमें अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं, हम उसके बारे में जान चुके हैं। तो अब हम उन चारों पेपर्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये वो टाइम होता है जब अपने ऑप्शनल पर आप बहुत फोकस करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शनल अब तक आप चूंकि जीएस पढ़ चुके होते तो आपको अंदाजा काफी कुछ हद तक लग जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है जल्दी तैयारी करने का कि ऑप्शनल में आप गलतियां कम करते हैं। आपको क्या, बहुत बड़ी संख्या जिन बच्चों का क्वालिफिकेशन नहीं होता, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो ये होते हैं कि आपने किसी का सुनकर ऑप्शनल कर लिया, भाई उसने फलाने ने इस ऑप्शनल से किया है, आपका नेचर ही नहीं है ऑप्शनल में, और आपने उसको चुन लिया कि भाई उस फलाने टॉपर ने लिया तो हम भी ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। यहां जब आप बेसिक जीएस पढ़ चुके होते हैं, आप सब्जेक्ट से गुजर चुके हो, तो आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि मेरा ओरिएंटेशन ज्योग्राफी की तरफ है, मेरा ओरिएंटेशन साइंस की तरफ है, इकोनॉमिक्स की तरफ है, हिस्ट्री की तरफ है। तो आपको धीरे धीरे अपना ओरिएंटेशन पता चल जाता है और आपको ऑप्शनल चुनने में बहुत आसानी होती है। और ऑप्शनल जिसने सही चुन लिया और सही तरीके से तैयार कर लिया और 300+ मार्क्स जिसका टारगेट सेट हो गया, अगर वो ले आ पाया, तो दुनिया की कोई ताकत इसका सिलेक्शन होने से नहीं रोक पाती है। ये फाइनल लिस्ट में आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ज्यादातर बच्चे अपने पहले या दूसरे ऑप्शनल को जनरली जब देखा जाता है कि वो गलत चुन लेते हैं या गलत तरीके से प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद ये हमारा सेकेंड ईयर का बेसिक पर्पज रहेगा। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर, इसको रिफाइनमेंट ईयर कहते हैं। अब यहां पर आप तमाम तरह के सुधार करते हैं, जैसे आंसर राइटिंग। क्योंकि अब आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं और आप बेसिक जानते हैं, आप शुरुआत से लिख रहे हैं, आप बेसिक फंडामेंटल जान रहे हैं कि आंसर ऐसे लिखा जाता है। आपने छोटे छोटे आंसर लिखे, थॉट्स डेवलप करने शुरू किए। लेकिन अब आप स्ट्रक्चरल राइटिंग करेंगे जो यूपीएससी को चाहिए, और आपके थॉट्स अब कलेक्ट हो चुके हैं। आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, ज्योग्राफी के बारे में पता है, इन्वायरमेंट पता है, इकोनॉमी पता है, तो अब आप आराम से इसको डिलीवर कर सकते हैं। एस्से राइटिंग,
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एस्से राइटिंग। आप इसको रिफाइन करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, यानी कि जो है आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप जाएंगे, और साथ ही साथ इसी ईयर आप टू द पॉइंट होकर प्री की प्रिपरेशन करेंगे। यानी एग्जाम से 6 महीने पहले आप प्री के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। मान लीजिए आप 21 ईयर के हो रहे हैं, फाइनल ईयर में आते आते, और आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आप नहीं भी हो रहे हैं तो आपको एक ईयर एक्स्ट्रा मिल जाता है अपने आप को रिफाइन करने के लिए। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी। आप पीछे से 3-4 सालों में अगर आप करंट अफेयर्स में, आपको तब तक पता चल चुका होगा कि मेरी कमजोरी क्या, करंट अफेयर्स में आप कमजोर हैं, तो आप वहां पर अपना 1 साल जो, अब आपको टेंशन नहीं कि मुझे यार हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी, नहीं, अब मुझे करंट अफेयर्स में अपना बेस बनाना है, किसी टीचर से हेल्प लेनी है, मदद करनी है हमें, और मुझे आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं, तो आपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, वहां टीचर को दिखाया कि सर आप मुझे बताएं, या एस्से में मुझे इंप्रूव करना है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आपने ऐसी स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन कर ली, जो आपकी पर्सनालिटी में निखार लेकर आ रहा है। आपको पता है कि मुझे पता है लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाता हूं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे रिफाइन करना शुरू कर देते हैं अगर इस वे में तैयारी करते हैं। यानी यहां पर भी आप 4 आवर्स टू 5 आवर्स, और फाइनल ईयर में आते हुए 5 to 6 आवर अगर आप दे पाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और आप आसानी से बिना एक्सेसिव प्रेशर लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जब लोग तैयारी करने आते 12-12 घंटे 9-9 घंटे पढ़ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बॉडी को इतने लंबे समय तक स्ट्रेच करना, एक बंद कमरे में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आपने देखा 3 घंटे 4 घंटे लगा के भी आपने गेन करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट, यानी कि आप धीरे धीरे कंपाउंडिंग करते हैं, अपनी एनर्जी को इनपुट देते हैं, और एनर्जी को इनपुट देने के साथ साथ आप यहां पर काफी कुछ कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को यह समझ में आया कि इसको कैसे तैयार करना है।